वेलकम टू BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये ओ लेवल M2R5 का प्रीवियस ईयर सेट का सेट 1 है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीटेड हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस फ्यूचर में आए तो उसे भी हम लोग सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है जो आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सीएसएस में कौन सा बैड प्रॉपर्टीज नहीं है। बैड प्रॉपर्टीज मतलब कि ऐसा कौन सा इसमें प्रॉपर्टीज है बैकग्राउंड के लिए स्पेशली जो बैकग्राउंड में काम नहीं करता। तो अगर हम बात करें बैकग्राउंड इमेज की तो ये काम करता है, और यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन भी हमारा बैकग्राउंड लगाने के लिए यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर, ये भी हमारा काम करता है। जबकि बैकग्राउंड इटरेट ये काम नहीं करता है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं लगा हुआ है, इसके वजह से इसका सही आंसर होगा डी। बाकी ये सारे तीनों ऑप्शंस हमारा वर्क करता है CSS में। तो इसी क्वेश्चन को चलिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कैसे ये हम अगर यूज करते तो कैसे करते, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस पे हो सकता है कि इसकी कोडिंग आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए और आप इसकी कोडिंग को सॉल्व ना कर पाए। तो चलिए देखते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे होती है और कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर सबलाइन यूज करूंगा, सबलाइन पे पूरी की पूरी कोडिंग यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे। तो फिलहाल हेड के अंदर हमने स्टाइल लिख दिया यहाँ पर, और स्टाइल के अंदर अब हमें पूरी बॉडी पर कलर यूज करना है। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं बॉडी सिलेक्टर से सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग कोडिंग करना चालू करेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहला हम लोग बैकग्राउंड इमेज, और जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे हमें यहां पर अपनी इमेज का URL लिखना है। तो URL मतलब कि हमारी बैकग्राउंड कहां पर है। अब हमने सेव करके रखा है 1.png। तो 1.png के नाम से हमारा एक इमेज है, इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, जबकि आपको इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा 1.png। ये हमारे फोल्डर के अंदर एक इमेज है जिसका नाम है 1, और इसे हम लोग सेव करके चेक करेंगे कि अब हमारा ये बैकग्राउंड पर लगा कि नहीं। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो इमेज 1 आ चुका है इसके ऊपर। फिर से चलेंगे और यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी साइज है, यहाँ पर हम इसकी साइज को छोटा करेंगे पहले। बैकग्राउंड साइज अब यहाँ पर हम डालते हैं, यहाँ पर लगभग मान लो 2 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स। अब सेव करके अगर हम रिफ्रेश करें तो हमारी ये इमेज है ना वो यहाँ पर हमें छोटी होती दिखाई देगी, लेकिन ये क्या, ये हमारी एक इमेज को बहुत बार रिपीट कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इसी कोडिंग में बैकग्राउंड रिपीट, और यहां पे लिखेंगे नो रिपीट। अब नो रिपीट करने से क्या होगा कि हमारा जो इमेज है ना वो एक ही बार रिपीट होगा, मतलब बार बार यहां पर जो रिपीट हो रहा था वो नहीं होगा। अब यहां पर एक बैकग्राउंड पोजीशन और भी है, बैकग्राउंड पोजीशन को भी लगा कर देख सकते हैं। इसको अलाइनमेंट सेट करने के लिए स्पेशली किया जाता है, जैसे कि सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, टॉप पे बॉटम में। तो अभी हम इसको सेंटर में करके देखेंगे कि बीच में जा रहा है कि नहीं। तो अलाइनमेंट वाला भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम चेक करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अब ये जो हमारा इमेज है ना ये सेंटर में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपको कवर सेट कर देंगे तो ये आपको ऊपर नीचे दिखाई देगा थोड़ा सा,
मार्जिन छोड़ने के लिए इसको बोलेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस वाले क्वेश्चंस का जो भी आंसर है वो आपका क्या है। तो यहाँ पे हमने इमेज भी लगाया, बैकग्राउंड इमेज का भी यूज किया और बैकग्राउंड पोजीशन का भी, और बैकग्राउंड कलर अभी बचा हुआ है तो बैकग्राउंड कलर भी हम लोग यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिर से सबलाइन ओपन करेंगे और यहाँ पर जितनी सारी कोडिंग हमने करके रखा था उसको हटा करके वापस से हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लू। अब चल करके देखते हैं हमारा कलर ब्लू हुआ कि नहीं बैकग्राउंड का। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है और इसकी कोडिंग कैसे की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइपर टेक्स्ट है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है टेक्स्ट विथ हैप्पी टेक्स्ट जर्गन्स, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। टेक्स्ट मोर देन 1000 वर्ड्स, क्या हाइपर टेक्स्ट में 1000 वर्ड होते हैं? तो ये भी आंसर सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन है टेक्स्ट विथ कंटेन लिंक टू अदर टेक्स्ट, ये ऑप्शन सही है। इसका ये मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट है उसके अंदर कोई लिंक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप किसी दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, और नन ऑफ एबव भी आपका रॉन्ग आंसर। तो इसका सही आंसर सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है नेविगेशन लिंक क्वेश्चन नंबर 3 है नेविगेशन लिंक से क्वेश्चन नंबर 3 है नेविगेशन लिंक के सेट को किस टैग से परिभाषित किया जाता है? तो नेविगेशन तो नाउ टैग से परिभाषित किया जाता है। बाकी ऑप्शन सब यहाँ पर गलत दिए गए। यहाँ पर गलत क्या है? ए जो है ये एक एंकर टैग है जिससे हम लोग लिंक को ऐड करते हैं। नाउ टैग है जिससे हम लोग नेविगेशन बनाते हैं, जबकि एचरेफ कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये एचरेफ क्या है? ये एट्रीब्यूट है, कोई टैग नहीं है। तो इसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताएं पहचाने। तो फोटो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर की विशेषताएं पहचानना है, तो यहां पर जो ऑप्शन दिया है ए एयर ब्रशिंग। क्या एयर ब्रशिंग होता है? जो फेस वगैरह पे रिमूव करने के लिए होता है, जब कुछ जैसे कि थोड़ी बहुत स्किन को स्मूथ करना हुआ, इन सब चीज़ों के लिए एयर ब्रश का यूज करते हैं। रेड आइज रिमूवल, ये क्या होता है? जैसे आप फोटो से कैमरा क्लिक कर रहे होते हैं तो उसमें फ्लैश लाइट जलती है तो आँख में थोड़ा सा चमक आ जाता है, जो रेड आ जाता है ना, उस चीज़ को रिमूव कर सकते हो क्या? तो हाँ, ये भी ऑप्शंस हमारा सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। क्रॉपिंग, जरूर आप क्रॉप कर सकते हो, कोई भी फोटो को क्रॉप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे ऑप्शंस है सब फोटो एडिटिंग के विशेषताएं को पहचानते हैं। पांचवा क्वेश्चन है HTML वेब पेज का टाइटल कहाँ लिखा जाता है? तो HTML जो होता है ना, उसका जो टाइटल लिखा जाता है वो आपका टाइटल में ही लिखा जाता है। ठीक है, टाइटल टैग के अंदर लिखा जाता है। तो ये याद रखना, बॉडी में बॉडी लिख करके आप डायरेक्टली उसके अंदर लिख नहीं सकते टाइटल। ठीक है, और फुटर में भी नहीं लिख सकते और हीडर में भी नहीं लिख सकते। लेकिन टाइटल कहाँ लिखा जाता है? आपका टाइटल के टैग के अंदर ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है HTML स्टैंड फॉर। HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा फुल फॉर्म जो होता है ये होता है आपका स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म सी सही है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। याद करके रखना, ये बार बार पूछा जाता है। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम उपलब्ध नहीं है? तो नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम उपलब्ध नहीं है? तो पहले इंक्रिप्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं, कि ऐसा कोड जो सिर्फ लिखे जाने के बाद दूसरे कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे नॉर्मली तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, उसे जैसे कि मान लो कि मैं हेलो लिखता हूं, तो हेलो इस लैंग्वेज में लिख दिया जाएगा कि जिसे आम तौर पर कोई भी उसे पढ़ नहीं सकता, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। उसको पढ़ने योग्य बनाने के लिए फिर से डिक्रिप्ट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इसमें से है जो नोटपैड में ये मॉडल उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस मैं ओपन करूंगा।
अब यहाँ पे अगर हम टूल में जाएं और यहाँ पर देखिए इतने सारे मॉडल हैं जो ऑलरेडी उपलब्ध हैं। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा सकूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो MD5 है ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल नहीं होगा हमें बस उसी पर टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि SHA-1 है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं है। फिर SHA-256 तो ये भी अवेलेबल है, जबकि यहाँ पे MD6 अवेलेबल नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो MD6 ही होगा इस पे। तो राइट आंसर हमारा MD6 होगा कि ये हमारे नोटपैड प्लस प्लस में इंक्रिप्शन एल्गोरिदम उपलब्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो हमारा इमेज होता है उसमें टोन कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे टोन का मतलब है कि इमेज का जो कलर है थोड़ा सा चेंज कर दे किसी और कलर के अंदर। तो कैसे करते हैं, अगर हम थोड़ा सा ग्रे कर दे, कोई भी कलर है अगर हम ग्रे कलर कर दे तो मे बी वो टोन जैसा लगेगा कि उसमें कोई कलर चेंज हुआ है। लेकिन अगर हम किसी इमेज को पूरी तरीके से ब्लैक कर दे तो वो काला हो जाएगा और हमें दिखाई ही नहीं देगा। अगर हम पूरी तरीके से व्हाइट कर देंगे तभी हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये टोन के अंदर नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ए। W3 CSS में बेसिक लिस्ट की पहचान करें। अब हमारा W3 CSS में जो बेसिक लिस्ट होता है वो हमारा OL होता है, ना कि और बाकी। ये तो बॉर्डर लगाने के लिए होता है, ये सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है, और इसमें सभी हमारा होगा भी नहीं। तो हमारा OL इसका राइट आंसर होगा, W3 OL। इफ फ्रेम टैग के बारे में कौन सा सही है। तो यहां पर इफ फ्रेम जो होता है वो एक इनलाइन फ्रेम होता है। वो क्या होता है, एक इनलाइन फ्रेम होता है, और एम्बेडेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करेंट HTML डॉक्यूमेंट। ये बोल रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी अटैच किया जा सकता है। तो ये भी आंसर सही है। तो राइट आंसर हमारा ये होगा डी, मतलब ए और बी दोनों होगा। W3 फॉन्ट में किसका उपयोग किए जाने पर डिफॉल्ट फॉन्ट की पहचान करें। मतलब W3 CSS में कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट है ये पूछ रहा है। तो हमारा वरदाना है, इसका डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है W3 CSS में, वरदाना होता है। W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में पैडिंग जोड़ता है। तो कितने पिक्सल की पैडिंग जोड़ता है, तो 16 पिक्सल की पैडिंग जोड़ता है। और यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट लिखा है, तो 16 पिक्सल की पैडिंग तो ऐड करता है, सिर्फ लेफ्ट में नहीं। ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 32 तो जोड़ता नहीं 32 पिक्सल, तो 16 ही पिक्सल देगा, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों में होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। DNS मतलब जिसे हम लोग डोमेन नेम सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहां पे बोला गया है डोमेन नेम सर्वर का कार्य क्या है। तो डोमेन नेम सर्वर का काम क्या होता है कि IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना, या फिर डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। अब डोमेन नेम क्या होता है, हमारी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे www.bfsedu.in। तो इसे वेबसाइट, इसे IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। IP एड्रेस मीन्स ये हमारा IP एड्रेस होता है। हमारा IP एड्रेस कितने भागों में बटा होता है, तो 4 भागों में बटा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो वेब होस्टिंग होता है
ऐसी वेबसाइट है जो वेब होस्टिंग का सुविधा प्रदान करती हैं, उन्हीं के यहाँ से हम जा कर के अपना वेब होस्ट कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा वेब होस्टिंग। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीटेड है, तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहचाने कि W3 इमेज में कौन सा सही इमेज क्लास नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इमेज को राउंड भी कर सकते हैं, सर्कल में भी डाल सकते हैं और बॉर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन ओवल जैसा कुछ नहीं होता है। तो ये हमारा इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ये वाला आंसर गलत होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारा ये राइट आंसर होगा। तो डी इज द राइट आंसर, और बाकी ये सारे होते हैं तो इसीलिए हम लोग इसको क्रॉस करते हैं। तो डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेब डिजाइन में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है। मतलब जो वेब डिजाइनिंग होता है उसमें जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है। तो डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेज, ये हमारे वेब पेज के कंटेंट को डिफाइन करता है। नहीं, ये तो HTML का काम होता है, क्योंकि HTML में ही हम सारे कंटेंट को टाइप करते हैं। स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस, ये भी हमारा अलग ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये लेआउट को डिफाइन करता है। मतलब हमारा जो CSS होता है ना, बेसिकली उसका काम होता है डिफाइन करना लेआउट को। और ये C है जिसमें ये लिखा है कि प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ द वेब पेजेस, मतलब हमारा जो भी प्रोग्राम होगा या फिर वेब पेजेस होगा उस पर बिहेवियर ऐड करने के लिए, जैसे क्लिक करने पे कोई काम हो जाए, ऐसा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। वेब पब्लिशिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो वेब पब्लिशिंग मतलब लास्ट में जब तुम्हारा वेबसाइट पूरा बन के तैयार हो गया होता है तो उस समय क्या करते हैं, तो क्या तुम्हारा जब वेबसाइट जब एकदम अंतिम चरण पे होगा तो क्या आप उसके अंदर कोड को टाइप करोगे? नहीं। क्या आप इमेज क्रिएट करोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप उसे अपलोड करोगे वेब सर्वर पर उसकी फाइल? तो बिल्कुल सही आंसर इसका सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रोटोकॉल का प्रयोग वेबसाइट को सर्वर पर अपलोड करने के लिए किया जाता है। तो FTP का यूज किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंगुलर JS में ng रिपीट नाम से पता चल रहा है कि रिपीट करने वाला काम करेगा। तो ng रिपीट डायरेक्टिव के बारे में क्या सही नहीं है। तो बोले क्या सही नहीं है, जो सही है उसके बारे में नहीं बताना है, जो गलत होगा उसके बारे में बताना है। तो वो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है रिपीट, सबसे पहला ऑप्शन है रिपीट एन HTML एलिमेंट, ये रिपीट करेगा। हाँ, ये सही आंसर है, लेकिन यहाँ पे हमें उससे पूछा है कि क्या सही नहीं है, तो जो सही नहीं होगा बस उसी को राइट आंसर के रूप में देखना है। तो क्लोन भी कर देगा, अगर रिपीट करेगा तो क्लोन ही बनेगा। यूज ऑन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के लिए अरे के लिए यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको गलत करेंगे। डिफाइन इनिशियल वैल्यू फॉर एंगुलर JS एप्लीकेशन, इनिशियल वैल्यू को मतलब शुरुआती वैल्यू को ये असाइन करता है, तो ये इसका गलत आंसर होगा। बाकी ये तीनों ही सही आंसर होंगे। अगर आगे चल करके किसी भी तरीके के घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी आप इसको सही से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है MIME का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग इसका कमेंट करें कि MIME का फुल फॉर्म क्या होता है, और आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।